कहां तक पढ़ लिए थे जी कल? ये हमने पढ़ लिया था जो HNO3 होता है उसको सर्वप्रथम ग्लोबर ने बनाया था। किससे बनाया था जी? सोरा और सांद्र H2SO4 के आसवन से। सोरा उन्होंने दो प्रकार का लिया था, एक भारतीय सोरा और एक चीली सोरा। भारतीय सोरा माने तो KNO3 सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी सवाल में। भारतीय सोरा किसे कहते हैं, ध्यान दिए रहना। और चीली सोरा NaNO3, दोनों में से किसी को भी हम H2SO4 के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यही था HNO3 बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब देखो, अब हमको पढ़ना है HNO3 का औद्योगिक निर्माण, क्योंकि ये व्यापारिक रूप से अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, इसलिए इसका औद्योगिक निर्माण महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसका औद्योगिक निर्माण दो विधि से होता है, बर्कलैंड और आइड की विधि। ये दो वैज्ञानिक थे। और दूसरा नंबर ओस्टवाल्ड विधि। ये ज्यादा पूछी गई है, ये बहुत कम पूछी गई है, तो कौन सा पढ़ाया जाए? लेकिन पूछी गई है वाले, ध्यान दिए है ना? छोड़ दिए, धोखा हो सकता है। चलो पहले ओस्टवाल्ड पढ़ते हैं, फिर बर्कलैंड आइड भी पढ़ लेंगे। एक बार पूछी गई है आज से 3 साल पहले। 3 साल क्या समझो, 4 साल पहले ही पूछी गई थी। चलो, भाग्य खराब है तो आ सकता है। हेडिंग लिखो पहले आप, HNO3 का औद्योगिक निर्माण। HNO3 का औद्योगिक निर्माण। HNO3 का औद्योगिक निर्माण हो गया ना? इसमें पहली हेडिंग लिखो ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि इंपॉर्टेंट लिख देना इससे। हो गया ना? अब देखो, इसका भी पहले सिद्धांत समझ लेते हैं, ओस्टवाल्ड विधि का क्या होता है। देखो, ओस्टवाल्ड विधि में करते क्या है, जो अभी पीछे हैबर विधि से अमोनिया बनाए थे उसको पकड़ते हैं और वायु लेते हैं, तो वायु में कौन सी गैस? ऑक्सीजन। क्योंकि नाइट्रोजन तो 78% होता है, परंतु वो समझ लो अक्रिय होता है, उसकी क्रियाएं विद्युत आहार का स्थापित करने पर ही होती हैं, इसलिए नाइट्रोजन का कोई महत्व नहीं होता है। जब भी हम वायु की चर्चा करते हैं, ध्यान देना, जब भी हम वायु की चर्चा करते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की बात करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अमोनिया का ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराया जा रहा है। हम हमेशा यही बोलते हैं अमोनिया का वायु से ऑक्सीकरण कराया जा रहा है। और जब वायु से ऑक्सीकरण बोला जाता है तो इसका सीधा अर्थ निकलता है वहां पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना? अब ध्यान दो इधर, सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, अमोनिया की क्रिया O2 से कराते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जो बचे होते हैं वो क्या बना लेते हैं? H2O। जो NO होता है, ये प्रक्रिया तुम्हारा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है 800 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान दिए रहना, क्योंकि अमोनिया एक अस्थायी यौगिक है, जल्दी क्रिया नहीं करेगा। ये जो NO बना यहां से NO का फिर ऑक्सीकरण कराते हैं और ऑक्सीकरण से इसको NO2 में बदल देते हैं। फिर जो NO2 है इसको जल में घोला जाता है तो HNO3 बन जाता है, जिसकी हमको जरूरत होती है, बात नहीं, परंतु साथ में थोड़ी मात्रा में HNO2 बनता है। और चूंकि HNO2 हमने पीछे बता दिया जब हम 5 ऑक्सी अम्ल पढ़ रहे थे नाइट्रोजन का,
तो वहां हमने बताया था पांचों ऑक्सी अम्लों में सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है? HNO3। बाकी के जो 4 बचते हैं वो किस में बदल जाते हैं? HNO3 में ही बदल जाते हैं। तो अभी देखो ये जो HNO2 है बदलता कैसे है? HNO2 ये पुनः बदल जाता है कुछ देर के बाद HNO3 में और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकालता है और शेष बचा हाइड्रोजन क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। ये HNO2 के HNO3 में बदलने की अभिक्रिया है। कहीं भी HNO2 तुम रखोगे कुछ देर के बाद वो इसी में बदल जाएगा। ठीक है ना? ये ध्यान देना। हो गया? तो अभी ये सिद्धांत है। सिद्धांत में पहले हमको इनको लिखना होगा, उसके बाद तब क्रियाविधि शुरू करेंगे, क्योंकि इसका सिद्धांत भी पूछा गया तो सिद्धांत पूछा जा सकता है। सिद्धांत अगर इसका पूछा गया तो क्या लिखना है? सर्वप्रथम अमोनिया गैस का वायु के द्वारा प्लेटिनम की उपस्थिति में या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। तो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर क्या बन जाता है? नाइट्रिक अम्ल। और कुछ मात्रा में क्या बनता है? नाइट्रस अम्ल। ठीक है ना? बाकी जो बना हुआ नाइट्रस अम्ल है वो कुछ देर के बाद अपघटित होकर पुनः किस में बदल जाता है? नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और जल वाष्प भी बाहर निकलती है। या कहेगा ठंडा है तो जल भी बन जाएगा, गर्म है तो वाष्प बनेगा, ठंडा है तो जल बनेगा। ठीक है ना? मतलब उससे हमसे नहीं है, हमको मतलब किससे है? HNO3 से। तो लिखना शुरू करते हैं। पहले कहां तक लिखे? हेडिंग लिखे हो? पहली हेडिंग लिखो इसमें सिद्धांत। सिद्धांत हो गया ना? तो लिखो इस विधि में सर्वप्रथम हो गया ना? 800 डिग्री सेल्सियस पर 800 डिग्री सेल्सियस पर हो गया रखे 800 डिग्री सेल्सियस पर रखे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का हो गया अमोनिया का हो गया वायु के द्वारा NO में ऑक्सीकरण कराते हैं। वायु के द्वारा NO में NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराते हैं। हो गया ना? ये लिख लो ऊपर वाली अभिक्रिया NH3+O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक है, 800 डिग्री सेल्सियस ताप है, NO बनेगा और H2O बनेगा। संतुलन करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 करना होगा और इसको 5 करना होगा, तो इधर 4 NO बनेगा और यहाँ पे 6 H2O बनेगा। और एक चीज देख लो, इसमें उष्मा भी निकलती है। कितनी निकलती है? 21.6 किलो कैलोरी।
ये भी अमोनिया वाली क्रिया की तरह ही है, जैसे वहां पे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया थी तो किसके ताप का पोषण करती थी? अमोनिया में जो निकलता था क्या, तब ऊष्मा निकलती थी अमोनिया के निर्माण में, वो किसके ताप का पोषण करती थी? ऐसी उत्प्रेरक के ताप का पोषण करती थी, क्योंकि हमने कहा था ना ऐसी को लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है तो बार बार उसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भी सवाल बना था वहां पे, क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जो निकलने वाली ऊष्मा होती है उसके ताप को 500 डिग्री सेल्सियस करती रहती है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें प्लेटिनम को कितने पे रखा गया है? 800 पे रखा गया है, तो बार बार इसको भी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभिक्रिया से निकलने वाली ऊष्मा इसके ताप का पोषण करती रहेगी, ठीक है ना। चलो हो गया, नीचे लिखो। अब प्राप्त NO, अब प्राप्त NO, अब प्राप्त NO का ऑक्सीकरण अब प्राप्त NO का ऑक्सीकरण NO2 में अब प्राप्त NO का ऑक्सीकरण NO2 में हो गया, NO2 में करा लेते हैं जिसकी क्रिया जल से कराने पर हो गया, HNO3 का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। HNO3 का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। HNO3 का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है, हो गया। तो ये वाला रिएक्शन लिखो, NO प्लस O2। चूंकि हमारे पास NO था, NO का ऑक्सीकरण फिर कराना है, तो जब भी ऑक्सीकरण कराना होगा तो किससे क्रिया कराओगे? ऑक्सीजन से। फिर ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करा दिए तो क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने किसमें अवशोषित करा दिया? जल में, या जल में घोल दिया इसको। जल में घुलने से क्या बन गया? HNO3। क्योंकि तनु विलयन यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जल लगातार आता रहता है। अभी जब देखो प्रक्रिया चित्र के अनुसार पढ़ने लगेंगे तो वहां पे दिखेगा कि जल हमेशा आता रहता है और सब जल इसमें घुलता जाएगा तो तनु विलयन मिलता है, सांद्र विलयन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम चाहे तो एक साथ ही लिख सकते हैं। कैसे? ये दोनों जो रिएक्शन है अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा क्या? देखो HNO3 कट जाएगा और इधर NO2 बना हुआ है, तो NO2 प्लस H2O। तीर के बाद केवल HNO3 लिख सकते हो और प्लस NO लिख सकते हो और प्लस क्या लिख सकते हो? H2O भी लिख सकते हो। लेकिन ये लिखने के बाद थोड़ा सा फंस जाओगे, कैसे बन रहा है, इसीलिए पूरा बना लो इसको। इससे तुमको ये HNO3 का HNO3 में बदलना भी पता चल जाएगा, कैसे बदल रहा है, हो जाएगा। तो पहले ये वाला रिएक्शन लिख लो, उसके बाद ये और ये वाला दोनों लिख लो। संतुलन करना है इसको। पहले यहाँ पे तो मान लो 2 करना होगा, यहाँ भी 2 2 4 हो गया ना, या 2 कर दो 4 हो जाएगा। और फिर ये वाला, ये संतुलित है नहीं है, यहाँ पे 2 करते हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद ये HNO2 टूट रहा है, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो अगर यहाँ पे 2 कर दें, 2 2 4 हो गया, 3 4 5 हो गया, तो है
5 है तो पहले ऐसा करो, इसको 6 ठो कर लो ना, 5 तो हो नहीं सकता, ये 3 करोगे 6 होगा, यहाँ लगाओगे 3 दूनी 6 के साथ हो जाएगा। इसके सामने करो, अब देखो 3 2 5, 5 और 1 6 ऑक्सीजन भी हो गया। नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन इधर है, 1 और 2 नाइट्रोजन 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है सही है। नोट कर लो, ये तीनों अभिक्रिया नोट कर लो, नीचे वाले मत नोट करना। यहाँ से ये और ये, क्योंकि हमने क्या कहा, NO का ऑक्सीकरण NO2 में कराते हैं, ये वाले से ऑक्सीकरण हो गया, फिर इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, जल से करा देते, तो यहाँ जल से उसकी क्रिया हो गई। शेष मात्रा में जो बचा हुआ HNO2 था वो भी कुछ देर के बाद किसमें बदल जाता है, HNO3 में बदल जाता है, तो लास्ट में हमको जाके HNO3 ही मिलता है। अब नीचे लिखो हेडिंग क्रियाविधि, ये तो तुम्हारा भी सिद्धांत था, इस प्रकार से होगा। अब क्या करेंगे, क्रियाविधि में हमारे पास जो प्रक्रम होगा, सबसे पहले प्रक्रम में सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना, तो पहले प्रक्रम में एक ऐसा डिब्बा होगा जिसमें क्या रखा होगा, प्लेटिनम उत्प्रेरक, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 800 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि इसमें उत्प्रेरक रखा गया इसलिए इसका नाम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कक्ष कहेंगे, जैसा वहां पे कहा गया था। दूसरे नंबर पे फिर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या कराया जी, ऑक्सीकरण कराया। तो यह ऑक्सीकरण जो है जिस डिब्बे में होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण हुआ ना, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किया गया इसका, तो जो डिब्बा ऑक्सीकरण करेगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीकारक स्तंभ। अर्थात जिस डिब्बे में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको नाम क्या दिया जाएगा, ऑक्सीकारक स्तंभ होगा। और इसमें NO2 को किसने अवशोषित कराया गया है, जल में घोला गया ना, अर्थात अवशोषित कराया गया, तो इसको क्या कहेंगे, अवशोषक टावर कहेंगे या अवशोषक स्तंभ कहेंगे। हो गया, तो 3 चीजें हमको पढ़नी है, पहला उत्प्रेरक कक्ष, और दूसरा ऑक्सीकारक कक्ष, और तीसरा अवशोषण टावर। हो गया, तो क्या बताएंगे, NH3 और O2 को उत्प्रेरक कक्ष, अर्थात कहां पर, क्या बोलेंगे इसको, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाने पर, जहां पर प्लेटिनम उत्प्रेरक 800 डिग्री सेल्सियस पर रखा होता है, यहाँ NH3 का ऑक्सीकरण किसमें हो जाता है, NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड में हो जाता है। फिर यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, चूंकि तुम बाहर से O2 लेके जा रहे हो, इसलिए इस वाले डिब्बे में अलग से O2 लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, प्राप्त गैसीय मिश्रण को कहां लेके जाते हैं, ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं, जहां पर NO का ऑक्सीकरण किसमें हो जाता है, NO2 में हो जाता है। हो गया, अब इस गैसीय मिश्रण को कहां लेके चले जाते हैं, अवशोषक टावर में लेके चले जाते हैं, जहां पर ऊपर से जल टपकता रहता है और NO2 उसमें अवशोषित होकर क्या बना लेती है, HNO3 बना लेती है। क्योंकि लगातार जल गिर रहा है ना ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि हमको पता है कि गैस कब आ रही है उसके बाद थोड़ा सा गिरा के फिर रोक ले, बार बार हमेशा जल गिरता रहता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पे HNO3 का कैसा विलयन मिलता है, टन विलयन मिलता है। तो सिद्धांत तुमने अगर रट लिया है तो आराम से बता सकते हो कि इसकी क्रियाविधि क्या होगी, और चित्र भी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि जैसा इसमें टावर बनाया वैसा ही तुम भी टावर बनाओ, कैसे भी करके तुम बना सकते हो जाएगा। तो लिखना शुरू करो, हेडिंग लिखो क्रियाविधि, क्रियाविधि। हो गया, लिखो HNO3 बनाने की इस विधि में, HNO3 बनाने की इस विधि में HNO3 बनाने की इस विधि में हो गया, अमोनिया और
अमोनिया और शुद्ध वायु, अमोनिया और शुद्ध वायु को 1:9 के अनुपात में लेकर हो गया 800 डिग्री सेल्सियस पर रखे, 800 डिग्री सेल्सियस पर रखे, हो गया प्लेटिनम जाली, हो गया से युक्त हो गया ना, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, हो गया। उत्प्रेरक कक्ष पे गोला कर लेना क्योंकि इसका चित्र बनेगा पहले, हो गया। हो गया, अब लिखो, कहां तक लिखे? हाँ, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं जहां पर अमोनिया के ऑक्सीकरण से, जहां पर अमोनिया के ऑक्सीकरण से हो गया, अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड कोष्ठक में लिख देना NO बनती है, हो गया ना। आगे काली पेन से लिख लेना, इस अभिक्रिया से निकलने वाली ऊष्मा, उत्प्रेरक कक्ष का ताप, इस अभिक्रिया से निकलने वाली ऊष्मा उत्प्रेरक कक्ष का ताप 800 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है, उत्प्रेरक कक्ष का ताप 800 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है, हो गया। पहला काम हो गया, ऑक्सीकरण हमने कर लिया। अब क्या करते हैं दूसरे में, NO का ऑक्सीकरण NO2 में कराते हैं, फिर वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या देंगे, ऑक्सीकारक कक्ष, क्योंकि वहां पे अन्य कोई उत्प्रेरक प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें उत्प्रेरक प्रयोग किया गया, इसलिए इसका विशेष नाम उत्प्रेरक कक्ष दे दिए। वहां पे केवल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, इसलिए वहां पे ऑक्सीकारक कक्ष होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर जब हम मिश्रण को लेके गए थे तो उत्प्रेरक कक्ष का ताप कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा मिश्रण है वो भी लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है। अब उतने गर्म पर ही उसका ऑक्सीकरण फिर से NO2 में नहीं हो सकता है, इसलिए ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाने से पहले इसको संघनित्र से ठंडा करते हैं। अब उसे तुम चित्र में दिखाओ या ना दिखाओ ये आवश्यक नहीं है, खाली इसमें क्रियाविधि में बोल दो कि संघनित्र से ठंडा करके हम लेके जाते हैं कहां पर, ऑक्सीकारक कक्ष में। अब चूंकि मान के चलो तुमने यहाँ पे क्रियाविधि में लिख दिया और चित्र में यहाँ नहीं बनाया, बाद में जब तुम चित्र से पढ़ने लगे तुम्हें लगेगा कि हमने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, इसलिए किताब में छोड़ा है। हम लोग संघनित्र भी बनाएंगे जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ संघनित्र भी बीच में लगा होता है, मिश्रण को ठंडा करना आवश्यक होता है, बिना ठंडा किए उधर नहीं ले जा सकते। हो गया ना, तो आगे देखो,
क्या लिखे? हाँ, अब नीली पेन से लिखो आगे। काली पेन से बोले थे कुछ? ठीक है, बोले थे। चलो लिखो आगे। तो उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को, हो गया, संघनित्र के द्वारा, संघनित्र के द्वारा, संघनित्र के द्वारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं, जहां अब ऑक्सीकारक कक्ष को अंडरलाइन कर लेना, ऊपर संघनित्र को अंडरलाइन कर लेना, हो गया। ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं जहां NO के ऑक्सीकरण से NO2 बनती है, जहां NO के ऑक्सीकरण से, दूसरे नंबर की अभिक्रिया यही थी ना, जहां NO के ऑक्सीकरण से, NO के ऑक्सीकरण से NO3 बनती है, NO3 बनती है, ये NO2 बनती है। NO के ऑक्सीकरण से क्या बनती है? NO2 बनती है, हो गया। आगे लिखना, इस कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण में NO2 की अधिकता होती है, NO2 की अधिकता होती है, NO2 की अधिकता होती है, हो गया। क्या लिखे? NO2 की अधिकता होती है, जिसे अवशोषक टावर में ले जाते हैं, हो गया ना। जिसमें ऊपर से जल टपकता रहता है, जिसमें ऊपर से जल टपकता रहता है, हो गया, हो गया। यहां पर हो गया, यहां पर NO2 जल में अवशोषित होकर
जल में अवशोषित होकर जल में अवशोषित होकर हो गया HNO3 बना लेती है। HNO3 बना लेती है। हो गया, जिसे निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं, जिसे निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं, जिसे निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं। हो गया, इस प्रकार तनु नाइट्रिक अम्ल का विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार तनु नाइट्रिक अम्ल का विलयन प्राप्त हो जाता है। हो गया ना? अब देखो, ये चित्र है हमारा। सबसे पहले इधर से हम अमोनिया और O2 के मिश्रण को ले जाते हैं। हो गया, यहाँ पे ये प्लेटिनम जाली है। प्लेटिनम को जब भी उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, इसी जाली के रूप में ही प्रयोग करते हैं। ये कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर है जी? 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इसका नाम क्या है? उत्प्रेरक कक्ष। तो तुमने देखा कि उत्प्रेरक कक्ष में ही NH3 और O2 आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? NO बना लेते हैं ना। तो यहाँ से आगे बाहर कौन निकलेगा? NO और साथ में वायु की ऑक्सीजन। ये देखो, यहाँ से नीचे गए, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। इसका नाम क्या है जी? ऑक्सीकारक कक्ष। ये बीच में क्या लगा रहेगा? संघनित्र है। ये मिश्रण को ठंडा करने का कार्य करेगा। हो गया। अब ऑक्सीकारक कक्ष है। ऑक्सीकारक कक्ष में क्या हुआ था? NO और O2 की क्रिया से क्या बन गया था? NO2 बन गया था। तो आगे कौन जाएगा? NO2 जाएगा। अब ये NO2 यहाँ से अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि ऊपर से क्या गिराया जा रहा है? जल गिर रहा है। यहाँ पे क्वार्टज के टुकड़े भरे हुए हैं, जिससे जो जल आएगा धीरे धीरे नीचे आएगा। समझ गए? जल नीचे धीरे धीरे बूंद बूंद टपकता रहेगा, और यहाँ से जब गैसीय मिश्रण इसमें प्रवेश करेगा तो ऊपर से गिरते हुए जल से क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? HNO3 बना लेगा। और यहाँ से देखो, HNO3 नीचे इकट्ठा हो रहा है, इसको निकास द्वार से बाहर निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है? तनु HNO3 मिल जाता है। ये प्रकार से हो जाएगा, तो नोट कर सकते हो। फटाक से चित्र छाप लो। अब एक काम करो, चित्र छापने भर का जगह छोड़ दो, ठीक है ना? नहीं, चित्र छापने भर का जगह छोड़ो। तब तक दूसरी हेडिंग शुरू कर लो। बता देते हैं, बाकी हम जा रहे हैं तो छापते रहना तुम लोग। बर्कलैंड और आइड की विधि, दूसरी हेडिंग है। इसके लिए जगह छोड़ दो, बना लेना अभी। तब तक हेडिंग लिख लो, बर्कलैंड
और आइड की विधि। उसमें भी लिख लो हेडिंग सिद्धांत। सिद्धांत हो गया। अब लिखो इस विधि में या इस विधि से, इस विधि से इस विधि से हो गया HNO3 बनाने के लिए, HNO3 बनाने के लिए HNO3 बनाने के लिए हो गया N2 तथा O2 का प्रयोग करते हैं। N2 तथा O2 का प्रयोग करते हैं। N2 तथा O2 का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो कुछ खास नहीं है इसमें, केवल पहली अभिक्रिया बदलती है, बाकी सारी अभिक्रियाएं वही रहती हैं। ओस्टवाल्ड विधि में हमने प्रारंभ किया अमोनिया और किसको लेकर, O2 को लेकर। इस विधि में हम प्रारंभ करते हैं किसको लेकर, N2 और किसको लेकर, O2 को लेकर। तो यहां पर तो 800 डिग्री सेल्सियस से काम चल गया, लेकिन ये जो N2 होता है ना, N2 की बंध ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसकी जो भी क्रिया करानी होती है, जब तक हम विद्युत आर्क नहीं स्थापित करते हैं तब तक ये क्रिया ही नहीं करता है। मतलब मान के चलो कम से कम 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस ताप जब तक नहीं होगा तब तक N2 की क्रिया शुरू नहीं होगी। और इतना अधिक ताप विद्युत आर्क के द्वारा ही संभव होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। जैसे हीटर देखे हो ना तुम लोग, बस वही चीज। अब यहाँ पे क्या होगा, N2 और O2 इनकी क्रिया से पहले क्या बनता है, 2NO। और दूसरे ये अभिक्रिया उष्मा शोषी भी होती है। उष्मा शोषी मतलब प्लस नहीं माइनस दिखाएंगे। कितनी उष्मा लगती है इसमें, 43.2 किलो कैलोरी। ध्यान देने वाली बात है, उष्मा निकलती तो कुछ फायदा होता, एक तो इतना अधिक ताप पर इसकी क्रिया होगी, दूसरे इसमें उष्मा भी अवशोषित होगी क्रिया होने के बाद। तो यहाँ पे ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए इस विधि को ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ज्यादा ये पूछी भी नहीं जाती, लेकिन कभी कभी घूम फिर के पूछ देता है। अब आगे की क्रिया वही होगी, जैसे NO क्रिया करेगा किससे, O2 से, तो क्या बनाएगा NO2। फिर तुम्हारा नोट कर लो, बता दे कहा तो लिखे इसमें, N2 तथा O2 का प्रयोग करते हैं ना। आगे लिखो, तथा अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं। तथा अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं। तथा अभिक्रियाएं हो गया, नोट कर लिया दोनों अभिक्रिया। अब देखो तीसरी अभिक्रिया भी वही होगी, अर्थात NO2 का अवशोषण किसमें कराएंगे, जल में। जल से अवशोषण के बाद क्या बनाएगा, HNO3। चाहो तो बाद की जोड़ने वाली अभिक्रिया लिख दो, चाहे इधर HNO2 लिख के फिर से नीचे HNO2 को किसमें बदल दो, HNO3 में, और फिर किसमें, NO में, और किसमें, H2O में। संतुलन कर लेना तुम लोग। अब ध्यान देने वाली बात है, जब इसका क्रिया विधि पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ तो बदला ही नहीं, केवल पहला वाला बदला है। वहां पे हमने NH3 और O2 प्रयोग किया था, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं, N2 और O2। और N2 और O2 की क्रिया इतनी आसानी से होगी नहीं, क्योंकि N2 O2 की क्रिया आसानी से हो जाती तो वायु में एक भी क्रिया कर लेते ये दोनों। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है, तो आसानी से इनकी क्रिया होती नहीं है। इसलिए उनकी क्रिया कराने के लिए हम
आर्क भट्ठी का प्रयोग करते हैं जिसका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान 800 है, वहां पे तापमान कितना होता है 3000, और वो भी पूरी तरीके से NO नहीं बन पाती है, मैक्सिमम 1% NO बनती है एक बार में, समझ गए। तो होता क्या है, यहाँ से हम N2 और O2 लेके चलते हैं, जो यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष लगा है वहीं पे आर्क भट्ठी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आर्क भट्ठी। बाकी आगे शीतलक वही रहता है, ऑक्सीकारक कक्ष वही रहता है, क्योंकि जब आगे की क्रिया नहीं बनती तो टावर कहाँ बचेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीकारक कक्ष वही रहता है और लास्ट का अवशोषण टावर भी वही रहता है। मतलब बदला क्या, केवल पहला वाला बदला। उत्प्रेरक कक्ष बदल के क्या हो गया, आर्क भट्ठी हो गई। ताप 800 की जगह लिख देना कितना 3000। सचित्र वर्णन इसका भी आसानी से हो गया, तो लिख के घर से ले आओ, देखें लिख लेते हो कि नहीं। घर से इसकी क्रियाविधि लिख के आना है। उत्प्रेरक कक्ष की जगह तुमको आर्क भट्ठी लिखना है, ये ध्यान देना। उत्प्रेरक कक्ष की क्या लिखना है, आर्क भट्ठी लिखना है। तापमान लिखना होगा तो 3000 डिग्री सेल्सियस लिख लेना, नहीं तो ताप छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं, हो गया। और दूसरा, प्रारंभ उसमें किससे करना है, NH3 और O2 से नहीं, किससे, N2 और O2 से करना है। तो क्रियाविधि लिखो और चित्र भी बना के लाओ घर से, नहीं चित्र बनाओगे तब भी चलेगा। चित्र बनाने के लिए पहला तुमको बदलना है, आर्क भट्ठी करना है, तो बस एक डिब्बा बना के उसमें आर्क भट्ठी लिख देना, बाकी कुछ करना ही मत। कल हम समझा देंगे कैसे बनेगा आगे, ठीक है। तो लिख के आओ इसको, लिख लिए तो कल जल्दी से इसका रासायनिक गुण शुरू कर देंगे, तब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं पता चला फिर समझाना होगा हमको।